हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपका स्वागत है टीएस क्लासेस पे। आज हम आपको पुर्तगालियों के बारे में बताएंगे कि पुर्तगाली कैसे व्यापार करने के लिए भारत आए थे, कैसे पुर्तगालियों के साथ भारत का व्यापार हुआ। आइए स्टार्ट करते हैं। पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों से ही भौगोलिक खोजों के अभियानों को बल मिला। ये आप ध्यान रखेंगे, पुर्तगाल के जो राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर, उनके ही प्रयासों से भौगोलिक खोजों के अभियानों को बल मिला। पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यू डियाज, नाम ध्यान रखेंगे, बार्थोलोम्यू ने 1487 ईस्वी में उत्तमाशा अंतरीप की खोज की, जिसे उसने तूफानी अंतरीप कहा। उत्तमाशा अंतरीप, ये नाम ध्यान रखेंगे। आपको आगे पता चलेगा कि इससे जो ये है, इसको किसी और नाम से भी पुकारा जाता है। 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजते हुए अमेरिका की खोज की। देखिए, 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने कहाँ की खोज की थी? वह खोजने आया था भारत, पर उसे अपनी खोज के दौरान क्या मिल गया? अमेरिका। तो ये ध्यान रखेंगे। वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली था, उसने उत्तमाशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप, इसलिए मैंने कहा था आप ध्यान रखेंगे, उत्तमाशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप होते हुए समुद्री मार्ग से 14 मई 1498 को भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त हुई। ये डेट याद रखेंगे, कई बार पूछ लिया करता है, तो ये 14 मई, ठीक है, 1498 को भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त की। देखिए, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में, और पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भारत की खोज की 1498 में। सन भी याद रखेंगे और 14 मई तारीख। आइए आगे देखते हैं। पुर्तगाल, यूरोपियन देशों से सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। देखिए, यूरोपियन देशों से सबसे पहले जो आए भारत, वो थे पुर्तगाली। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। ये ध्यान रखेंगे, समुद्री मार्ग से ये आया था वास्को डी गामा। वह पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। वास्को डी गामा ने गुजरात के पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद, ये नाम याद रखें, की सहायता से कालीकट के पश्चिम बंदरगाह कप्पक डाबू पर अपना बेड़ा उतारा। कालीकट के हिंदू राजा ने, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, उसका हार्दिक स्वागत किया तथा उसे मसाले एवं जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की अनुमति दी। वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़ के जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट किया। वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च लेकर अपने हेक्टर नामक जहाज़ से पुर्तगाल वापस चला गया। देखिए, ये भी पूछ सकता है कि वास्को डी गामा किस जहाज़ से वापस गया था भारत से, तो उसके जहाज़ का नाम था हेक्टर, और ये क्या लेके गया था? काली मिर्च। वास्को डी गामा को इन वस्तुओं की बिक्री यात्रा व्यय निकालने के पश्चात भी 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। पहले कौन आया था? वास्को डी गामा 1498 में, तो ध्यान रखेंगे। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में, देखिए, पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री जो डाली, पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री, व्यापारी केंद्र स्थापित किया, तथा 1505 में कन्नूर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले पुर्तगाली जो थे उन्होंने कोचीन में, फिर कन्नूर में। सन याद रखेंगे 1503, 1505। आइए आगे देखते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 ईस्वी। वर्ष 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को प्रथम पुर्तगाली वायसरॉय बनाकर भारत भेजा। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि वास्को डी गामा आपका 1498 में भारत को समुद्री मार्ग से खोजा था वास्को डी गामा ने। 1502 में आपके आए थे पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, 1500 ईस्वी में भारत पहुंचे थे, और 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आए थे, और पहले जो वायसरॉय बस 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को प्रथम पुर्तगाली वायसरॉय बनाकर भारत भेजा गया। अल्मेडा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था।
उसकी ये नीति ब्लू वाटर पॉलिसी, ध्यान रखेंगे अल्मीडा की ही ब्लू वाटर पॉलिसी थी। अल्मीडा का जो मूल उद्देश्य था शांतिपूर्वक व्यापार करना था, उसकी नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति के नाम से जानी गई। 1508 में अल्मीडा तथा संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े में कौन कौन थे? गुजरात, मिस्र और तुर्की के मध्य चोल के समीप युद्ध हुआ जिसमें अल्मीडा पराजित हुआ। 1509 में इसके संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित किया। इसने 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। अब बात करते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसका काल था 1509 से 1515 ईस्वी। अल्मीडा के पश्चात, देखिए अल्मीडा पहला वॉइसरॉय था जो 1505 में आया था। अल्मीडा के पश्चात अल्बुकर्क पुर्तगाली वॉइसरॉय बना। उसने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए पहली फैक्ट्री कब डाली थी पुर्तगालियों ने? कोचीन में डाली थी और दूसरी कन्नूर में, ये भी ध्यान रखेंगे। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक, अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से गोवा को जीत लिया, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय से मिलकर भटकल में एक किला बनाने का आदेश प्राप्त कर लिया था। अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक जो कृष्णदेवराय थे उनसे मिलकर भटकल में एक किला बनाने का आदेश प्राप्त कर लिया था। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके फारस की खाड़ी में स्थित होमरूस पर अधिकार करा। देखिए होमरूस पे 1515 पे अधिकार करा और 1511 में मलक्का, मंडी मलक्का पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? अल्बुकर्क ने, तो ये ध्यान रखेंगे। अल्बुकर्क भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाने वाला ऐसी चाहत रखता था कि भाई पुर्तगालियों की आबादी भारत में बढ़े, इसलिए उसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। 1515 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात पुर्तगाली भारत की सबसे प्रबल जल शक्ति बन चुके थे। देखिए अब अल्बुकर्क के बाद कौन आया है? नूनो डी कुना। 1529 से 3018 का टाइम पीरियड है। इसने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय को कोचीन से, पहले देखिए अल्बुकर्क ने कोचीन बनाया था और इसने सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। इस बार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गया। उन्होंने 1534 में कृष्णा बेसिन पर और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया, तो ये ध्यान रखेंगे। 1534 में कृष्णा बेसिन पर और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह से कृष्णा बेसिन के विषय में समझौता हो गया, परंतु वहां दीवार खड़ी करने के प्रश्न पर बहादुर शाह से पुर्तगालियों का संघर्ष हो गया, जिसमें बहादुर शाह समुद्र में गिरकर डूब गए, तो ये आप ध्यान रखेंगे। पुर्तगालियों ने सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्तादो दे इंडिया नाम दिया। पुर्तगालियों ने सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्तादो दे इंडिया नाम दिया। उन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने पर प्रयास किया। पुर्तगालियों ने कार्टिज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, कार्टिज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, ये ध्यान रखेंगे, ये पुर्तगाली द्वारा चलाई गई थी। पुर्तगालियों ने कार्टिज आर्मेडा काफिला व्यवस्था द्वारा एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे तथा कार्टिज आर्मेडा व्यवस्था को जित ठहराते थे। तो कार्टिज आर्मेडा काफिला व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी? पुर्तगालियों ने। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्टेज मीन्स परमिट लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था। काफिला व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों का एक काफिला, समूह या बेड़ा कह सकते हैं, होता था, जिसकी सुरक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 1560 में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई गोवा में, और 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत आया। देखिए ईसाइयों का जो संत थे इनका आना 1542 से ही स्टार्ट हुआ है। इससे पहले व्यापार के लिए आए थे पुर्तगाली। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत आया। पुर्तगालियों के पश्चात देखिए अब इनके पश्चात कौन आए? डच भारत आए, जो नीदरलैंड के मूल निवासी थे, नीदरलैंड हॉलैंड के मूल निवासी थे। प्रथम डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व में स्थित सुमात्रा पहुंचा।
ये भी ध्यान रखेंगे। कार्नेलियन हाउटमैन 1596। कंपनी को हॉलैंड की सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार, आक्रमण एवं क्षेत्रों पर अधिकार करने के संबंध में व्यापक अधिकार प्रदान किया गया। 1602 इसी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्था की स्थापना की। देखिए 1602 में विभिन्न डच कंपनियों के द्वारा मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्था की स्थापना की गई। इस कंपनी का मूल नाम VOC था। कंपनी के संचालन के लिए 17 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया। 1605 में मछलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री, देखिए पहली प्रथम डच फैक्ट्री डली थी 1605 में की स्थापना हुई। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों के अम्बायना पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे मसाला द्वीपों इंडोनेशिया में इन्होंने पराजित कर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। 1610 ईस्वी में डचों ने चंदगिरी के राजा के साथ समझौता कर पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की। देखिए 1610 में कहाँ करी? पुलिकट में। डचों ने यहीं पर अपने स्वर्ण सिक्के पगोड़ा, ध्यान रखेंगे डचों के ही स्वर्ण सिक्के थे, पगोड़ा की ढलाई की थी। डचों ने जकार्ता को जीतकर 1619 ईस्वी में बैटेविया नामक नगर बसाया। ये भी ध्यान रखेंगे, जकार्ता को जीतकर बैटेविया नामक नगर बसाया। पुर्तगालियों को भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली को भारत और जापान के बीच व्यापार करने का श्रेय दिया जाता है। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाए। देखिए क्या लाए? तंबाकू पुर्तगालियों की देन है, आलू और मक्का। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस छपाई का आरंभ किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रिंटिंग प्रेस छपाई कहाँ से हुई? पुर्तगालियों ही लेके आए थे। अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची और संतरा पुर्तगालियों की देन थी, जिसे उन्होंने अन्य देशों से प्राप्त किया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत में और 1641 में विपलीपत्तनम में फैक्ट्रियों की स्थापना की। तो ये भी सन याद रखेंगे, विपलीपत्तनम नाम याद रखेंगे। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पिपली में 1627 ईस्वी में की गई। 1658 ईस्वी में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। ध्यान रखेंगे, कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की डचों ने। औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया। तो ये भी ध्यान रखना है कि औरंगजेब ने यह अधिकार दिया था डचों को 1664 में 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार। 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। मालाबार तटवर्ती प्रदेशों में कोचीन, कन्नौर और वेनगुर्ला डचों के व्यापारिक केंद्र थे। आगे देखते हैं। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख, जिन्हें फैक्टर कहा जाता था, उन्हें व्यापारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। देखिए पुर्तगालियों ने तो मसालों को दिया था और डचों ने भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वर्ण रेशम बनाने का उद्योग स्थापित किया। ये ध्यान रखेंगे, कासिम बाजार में स्वर्ण रेशम बनाने का उद्योग स्थापित किया, जिसमें लगभग 3000 कारीगरों को वेतन पर रखा गया। भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बेदरा बंगाल के युद्ध में डच पराजित हुए थे। ये भी ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हुआ था, बंगाल का युद्ध, जिसमें डच पराजित हुए थे। इस पराजय ने भारत से उनकी शक्ति समाप्त कर दी। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टेल पद्धति पर आधारित थे। ध्यान रखिएगा, ये सहकारिता अर्थात कार्टेल पद्धति, कार्टेल सिस्टम पर आधारित थी। आइए आगे देखते हैं। डच कंपनी में साझेदारों को जितना अधिक लाभ दिया जाता था, वह व्यापारिक इतिहास में रिकॉर्ड माना जाता है। लगभग 200 वर्षों के इतिहास में डच कंपनी ने अपनी हितधारकों को औसत रूप से 18% लाभांश दिया है। तो देखिए, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हम आपके साथ बने रहेंगे। आगे हम इससे अपनी दूसरी वीडियो में लेके आएंगे। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।